एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। एक बादशाह हुए हैं, महमूद शाह नाम के मुसलमान बादशाह, बड़े ईमानदार, मुसलमानों के राज में, भारत में ही बड़े ही ईमानदार, बड़े धार्मिक, शरीयत को, धर्म को मानने वाले। उनके राजकाज में जनता भी सुखी थी, सब हिंदू मुसलमान। और वो रात में भेष बदलकर, भिखारी का भेष बनाकर, कभी किसी गरीब आदमी का भेष बनाकर वो अकेले घूमा करते थे भाई प्रजा में। अगर किसी को कोई दुख होगा, लोग बात कर रहे हम सुन लेंगे। और ऐसा भेष बनाते तो उनके अधिकारी कर्मचारी भी न पहचाने। वो देखना चाहते थे जनता हमारे बारे में क्या चर्चा करती है। अब राजा के सामने, बादशाह के सामने तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अब एक भिखारी के सामने भाई राजा बड़ा गड़बड़ कर रहा है, बादशाह बड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए रात में भेष बदल कर घूमा करते थे। एक बार बादशाह अपने महल से निकलकर नगर के बाहर ऐसे रास्ते से पगडंडी से जा रही, कुछ लोगों की उन्होंने आवाज़ सुनी सड़क के किनारे। आगे जाकर के पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? उन लोगों ने कहा कि भाई पहले बताओ आप कौन हो। तो बादशाह ने समझ लिया कि इतनी रात को ये चोर ही होंगे। बादशाह ने कहा भाई मैं चोर हूं। तो चोरों ने कहा भाई हम लोग भी चोर हैं। चोरों की संख्या 4 थी। चोरों ने कहा भाई तुम भी चोर, हम भी चोर, चलो 5 हो गए। अब कम से कम हमारी एक गोल तो बढ़ गई। 5 लोग बैठ गए, चोरों के बीच में बादशाह भी बैठ गए। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर मीटिंग किया, गोष्ठी। कभी देखो अपना इसमें एक सरदार बना लिया जाए, यानी हमारा मुखिया, कमांडर कौन होगा, जिसके आर्डर आदेश में हम लोग चलेंगे। तो निर्णय हुआ कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काबिलियत, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण होगा, योग्यता होगी, वही हमारा मुखिया, कमांडर बनेगा। तो ये हुआ भाई अपना अपना गुण बयान करो। तो पहले चोर से पूछा गया भाई तुमको कौन विद्या, कौन सी कला? उसने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं जहाँ कमंद लगा देता हूँ, चाहे 1 मंजिला का मकान हो, चाहे 2 मंजिला की कोठी हो, अगर मैंने रस्सी फेंक दिया, कमंद लग गई, तो उस पर कितने लोग चढ़ जाएं, वो कमंद टूट नहीं सकती। कमंद माने रस्सी में, मोटी रस्सी में लोहे के कील ऐसे लगाकर कांटा ऐसे पीछे से छत पर फेंकते थे मकान पर। कहीं दीवार में, बारजे में, बुर्ज में वो फंस जाती थी, तो उसी को पकड़ करके चोर लोग चढ़ते थे। कहा भाई मैं एक ही बार में ऐसी कमंद लगाना जानता। कहा भाई बहुत अच्छी बात। दूसरे चोर से पूछा गया तुम अपना बयान करो। उसने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं सूंघ करके बता सकता हूँ कि असली माल कहाँ है, किस तिजोरी में, किस अलमारी में, कहाँ जमीन में। नहीं, आपको हल अलमारी तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चोरी करते समय चोरों के पास समय कम होता। मैं सही निशाना लगाऊंगा, देखो माल यहाँ है, जल्दी में यहाँ से माल, हल अलमारी तोड़ने की क्या जरूरत है, हर दरवाजा। कभी ये भी विद्या अच्छी है, काम आएगी हम लोगों के। तीसरे चोर से पूछा गया भाई आप अपना बताओ। उसने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं जानवर की बोली पहचान लेता हूँ। कौन जानवर क्या बोला मैं ये जान जाऊंगा। कहा चलो रात में कुत्ते भौंकेंगे तो कम से कम तुम तो बताओ भाई कुत्ते क्या कह रहे हैं। चौथे चोर से कहा गया तुम अपनी योग्यता बताओ। उसने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है, एक बार अगर मैंने जिसको जिंदगी में देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया,
तो कितनों भेष बदले मैं उसको पहचान सकता हूँ। कई साल के बाद अगर मेरे सामने आएगा, अपना भेष बदल कर आएगा, तब भी मैं उसको पहचान जाऊंगा। अब 5वें नंबर पर बादशाह का नंबर लगे। आप अपना बताओ। बादशाह बेचारे लगे सोचने, हम तो तीर तलवार चलाने वाले राजा आदमी, और ये सब तो एक से एक विद्या वाले कलाकार। लेकिन राजा तो राजा होता। बादशाह ने कहा मेरे पास और कोई विद्या तो नहीं है, लेकिन मेरी दाढ़ी में इतनी बड़ी ताकत है, मेरी दाढ़ी में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर एक बार मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से आदमी नीचे उतर जाएगा, उसकी फांसी की सजा माफ हो जाएगी, फांसी से हट जाएगा। चोरों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग चोरी करते हैं, हो सकता कभी पकड़ लिए जाएं, और हमारा बादशाह महमूद बड़ा सख्त आदमी है, वो जरूर हमको फांसी देगा। उस दिन आपकी ये दाढ़ी काम आएगी, आप हमको फांसी से तो बचा लोगे, आप ही हमारे उस्ताद रहोगे, ये सबसे बड़ी बात है। जान बचा लेना है तो सबसे बड़ी विद्या है, आपकी दाढ़ी जान बचाएगी। आप हमारे टीम के सरदार रहोगे। बस मुखिया, बादशाह ही मुखिया बन गए। अब नेड़े हुआ कि देखो भाई अब तो रात ज़्यादा हो, अब चोरी के लिए चला जाए, कहाँ चोरी किया जाए। तो बादशाह ने कहा देखो सामने महमूद शाह का महल है, हमारी इच्छा कि आज बादशाह के महल में ही चोरी किया जाए। छोटी मोटी चोरी करने से क्या मिलना जुलना, सीधे महल में चोरी किया जाए, ज़्यादा माल मिल जाएगा, जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, सब कामें खत्म हो जाएगा। इतना खजाना है बादशाह के पास। चोर हंसने लगे, अरे कहा क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो, बादशाह के महल में चोरी, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा लगी हुई है, और आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, बादशाह के महल में चोरी। वहाँ कौन पहुँच सकता, कदम कदम पर फोर्स लगी हुई है, मिलिट्री लगी, सुरक्षा गार्ड लगे हैं। बादशाह ने कहा चिंता मत करो, मैं बादशाह के महल का गुप्त रास्ता जानता हूँ। कहा कैसे तुमने जान लिया। कहा जब ये गुप्त रास्ता बन रहा था तो मैं लेबर और मजदूरी सुरंग, मैं भी सुरंग बनाने में था। खैर पूरा तो मुझको नहीं मालूम क्योंकि कारीगर रोज बदल दिए जाते थे, और सुरंग बनाने के बाद ज़्यादातर कारीगर मार दिए गए, क्योंकि गुप्त रास्ता है। जैसे किसी दुश्मन ने आक्रमण किया तो राजा रानी भाग सकते उससे निकलकर, अगर मान लो कोई जिंदा रह गया, किसी से बता दिया तो भेद खुल जाएगा। इसलिए जो कारीगर अंतिम मंजिल तक पहुंचे उनमें ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया, लेकिन मैं भाग्य से बच गया हूँ। और भिखारी का भेष बनाकर मैं उसी सुरंग के पास जंगल में झोपड़ी में रहता हूँ। मैं गुप्त दरवाज़ा, देखो बादशाह ही वो बात बना रहा। चोरों को विश्वास हो गया कि बात पक्की, अच्छा चलो। जब चोर चलने लगे, जब बादशाह के महल के करीब पहुंचे तो कुत्ते लगे भौंकने, महलों के कुत्ते भौंकने लगे। चोरों ने कहा भाई इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, बताओ ये कुत्ते क्या कह रहे हैं। तुम तो कहते थे मैं जानवर की बात जानता हूँ। चोर ने कहा कुत्ते तो बहुत गड़बड़ सूचना दे रहे हैं। ये कुत्ते कह रहे हैं कि इन चोरों में एक बादशाह भी है, इन चोरों में हमारा बादशाह महमूद भी है। बादशाह ने कहा एक कुत्ते की बात क्या है, तुम्हारी बात गलत, तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ कहाँ बादशाह चोरी करने आएगा। चोरों ने भी कहा नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, यहाँ कहाँ बादशाह है। खैर आगे बढ़ गए लोग, कमंद लगाए, सुरंग से निकले, और पहुँचते पहुँचते कमंद लगाने की ज़रूरतें नहीं पड़ी। बादशाह आगे आगे, चोर पीछे पीछे, और वहीं पहुँच गए जहाँ खजाना था। और जो कहता था भाई मैं सूंघ कर बताऊंगा माल कहाँ है, सही रिपोर्ट दिया।
बादशाह तो साथ में ही, सारे खजाने लूटे गए जो भी मिला। फिर सुरंग से निकल करके उसी जंगल में आए और 5 भाग कर दिया गया। सरदार ने कहा भाई बादशाह हमारा हिस्सा, हम सरदार हैं, थोड़ा हमारा हिस्सा ज़्यादा लगाना। बांट बूट करके फिर सब लोग दुआ सलाम किए, कहा कल फिर मिला जाएगा, इसी स्थान पर फिर मिलेंगे, योजना बनेगी। सब अपने अपने घर गए, बादशाह अपने महल में अपनी अपनी गठरी, अपना अपना माल हिस्से का लेकर। अब चोर आराम से माल ओल रख करके घर में सो रहे। और सुबह ही बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया, हल्ला मच गया, महल में चोरी हो गई। अधिकारी कर्मचारी शक्ति में आ गए, भाई ये तो गड़बड़ हो गया, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा के बीच और बादशाह के महल में चोरी हो गई। अब बादशाह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारी तलब किए गए। बादशाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, ड्यूटी किसकी किसकी थी? तो जो लोग ड्यूटी पर थे, बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास एक सूची है, मेरे पास एक सूची, सबका नाम पता तो ले लिया था अपना अपना। बादशाह ने अपना पता बताया था, भाई जंगल में एक जहाँ सुरंग का रास्ता वहीं मेरी झोपड़ी है, मैं गरीब भिखारी आदमी वहीं रहता हूँ। उसने भी अपना परिचय दिया, चोरों ने भी अपना अपना पता होता बता दिया। कहा सूची है, जाकर के इनको पकड़ कर मेरे पास लाओ। जब सिपाही गए तो चोर बेचारे आराम से सो रहे थे, ये भी नहीं कि माल कहीं छिपा दिया, अपनी अपनी गठरी लेकर ही सो रहे। उनको क्या पता कि क्या हो जाएगा। माल के साथ चारों गिरफ्तार कर लिए गए, अभी सो ही रहे और सबको पकड़कर बादशाह के सामने लाया गया। अब बादशाह अपना भेष बदलकर सोने चांदी के कपड़े, बगल में तलवार मुकुट लगाकर अब तो सिंहासन पर बैठे हैं। कोई नहीं जानता कि बादशाह रात में चोर बनकर यही थी। राजा ने कहा भाई मेरे महल में चोरी किया तुम लोगों ने? चोरों ने कहा महाराज अब क्या जवाब, जब माल ही गिरफ्त में आ गया। बात पक्की और सच्ची निकल गई, भाई चोर पकड़ लिए गए। बादशाह ने कहा इनको फांसी पर चढ़ा दो। फांसी के फंदे पर चारों चोर लाए गए। तब तक जिस चोर ने कहा था कि मैं एक बार जिसको देख लेता हूँ, रात के अंधेरे में भी देख लिया तो मैं पहचान जाता कि क्या, उसने राजा को गौर से देखा, बादशाह को। अरे कहा हुजूर जहाँ पना एक बार अपनी दाढ़ी तो हिला दीजिए, नहीं तो हम लोग तो फांसी पर चढ़ी जाए। इनको क्या पता अधिकारियों को, अपनी दाढ़ी अब हिला दीजिए नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। बादशाह मुस्कुराने लगे, कहा बिल्कुल सच्ची बात। बादशाह ने कहा भाई ठहर जाओ। दाढ़ी हिलाई, कहा ठहर जाओ, इनको फांसी पर मत चढ़ाना। ये चोर नहीं है, मेरे सच्चे दोस्त हैं, रात भर मैं इनके साथ भटका हूं और मैं इनको माफ करता हूं। इसके बाद बादशाह उनको महल में ले आए, नहलाए धुलाए, रात के थके मादे नहलाए धुलाए, बढ़िया कपड़े पहनाए, भोजन कराया। और बादशाह ने कहा अब तुम मेरे रात वाले नहीं, जीवन भर के दोस्त बन गए, लेकिन अब तुम चोरी मत करना। मैं तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया नौकरी दूंगा, बढ़िया बढ़िया तनख्वाह दूंगा, तुम्हारा घर परिवार बसेगा, मैं बनवाऊंगा, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी से रहेंगे। अब तुम अच्छा काम करो। चोरों ने कहा हुजूर आज आपने हमारी जान बख्श दिया। जिस बादशाह महमूद से दुनिया खौफ खाती, छोटी छोटी गलती की सजा फांसी होती, और आपके सामने आपके महल में हमने चोरी कर लिया, फिर भी आपने हमको माफ़ कर दिया। अब आप जो हुक्म करेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर आपने किया। बादशाह ने कहा तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, कोई तकलीफ जिंदगी में, बादशाह हूं, माला माल कर दूंगा, लेकिन चोरी का काम छोड़ दूंगा। चोरों ने उसी दिन से चोरी छोड़ दिया, एक अच्छे इंसान, और बादशाह के महल में रहकर अधिकारी कर्मचारी बनकर संग राज की सेवा में लग गए और ईमानदार हो गए, पक्के ईमानदार। बादशाह महमूद के महल में चोरी सदा के लिए बंद हो गई। 4 चोरों ने सारे चोरों की जिंदगी, हल्ला मच गया। ये कहानी जब लोगों में फैली तो लोग कहने लगे न जाने कब बादशाह महमूद आ जाए, आधी रात को मिल जाएगा, दिन में मिल जाएगा। और सब चोरों ने बादशाह से कहा महाराज हमारा भी जीवन बदल दीजिए। सब चोर बादशाह के पास जाकर के ईमानदारी से अपनी चोरी का जिक्र करने लगे। महाराज बहुत चोरी किया लेकिन कुछ बचा नहीं, हम कंगाल दरिद्र रह गए, अब आपकी शरण में है। बादशाह ने सबके जीवन को बदल दिया, सबको नौकरी दिया, सबको चाकरी दिया अपनी योग्यता के अनुसार। और सब लोग देखो, चोरों ने ही बादशाह महमूद के राज व्यवस्था को ही बदल दिया। एक अच्छा राज व्यवस्था चलने लगी। कभी कभी ये कहानी गुरु महाराज भी सुनाते थे और सुनाकर कहते थे कि एक दृष्टांत देकर कि संत महापुरुष इसी तरह हम चोरों ठगों के बीच में रहकर हमारे आपके ऐब को प्रकट नहीं करते। वो अंतर्जामी होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अगर सीधे बता दे तो हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारी आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। वो भी इंसान मनुष्य की तरह ही रहते हैं। हमारी आपकी भाषा बोलेंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे। आप झूठ बोलोगे, वो भी जानते हो कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी कुछ बोलते नहीं, चलो ठीक है ठीक। गुरु महाराज के ज़माने से चीज़ चली आ रही। गुरु महाराज के ज़माने में उनके सामने कितना लोग झूठ बोलते थे, गुरु महाराज उसी में हो कर देते, चलो ठीक है ठीक। और इसी तरह धीरे धीरे जीवन बदल जाता है। सत्संग सुना सुना कर जीवन धारा को हमारी आपकी बदल करके एक परमार्थी दृष्टिकोण, परमार्थी सोच, परमार्थी चिंतन हमारे आपके हृदय में एक नया बीजारोपण करते हैं, जिससे हमारे आपके विचार अच्छे हों, सोच अच्छी बन जाती, चिंतन अच्छा बन जाता, बुराई छोड़कर हम लोग अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। और चूँकि परमार्थ सुचिता का रास्ता है, ये पवित्र रहनी गहनी का ही मार्ग है, जिसका लौकिक जीवन कलुषित है, जिसका लौकिक जीवन कंडम है, जिसके लौकिक जीवन में सुचिता नहीं, पवित्रता नहीं है, वो कभी परमार्थ की डगर में चल ही नहीं सकता, फेल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। परमार्थ यानी भगवान के मार्ग पर चलने के लिए नेतागिरी के रास्ते पर तो शराब भी चल जाएगी। एमपी एमएलए बनना, दारू पियो पिलाओ, गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना, जितने ज़्यादा शराब पिलाओगे उतने ज़्यादा वोट मिलेगा। बल्कि जो सबसे ज़्यादा शराब पिलाएगा क्या बन जाएगा गांव का प्रधान। मुर्गा मारो, बकरी मारो, शुअर मारो, गाय मारो, बैल मारो, नंबर 2 का माल लूटो, 10 लाख देकर मंदिर में चंदा, मंदिर बनवा दे, सब चल जाएगा। 1 लाख देकर के एक करा दो, 10 लाख गरीबों का लूट लिया, 50 लाख गरीबों से लूटा, 10 लाख किया कि करवा दिया, भंडारा करवा दिया। ये सब काम दुनिया में तो चल जाएगा, लेकिन सूरत को शब्द धुन से जोड़ने का काम, स्पिरिट यानी आत्मा का जागरण, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ये बिना मन को पवित्र किए, बुद्धि चित्त को पवित्र किए कभी संभव है ही नहीं। इसीलिए रामायण करे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
परमेश्वर कहते भाई हमको कपट, छल, छिद्र, करप्शन, बुराई, अगर मन के अंदर गंदगी है, हमको ये पसंद नहीं। ऐसे लोगों को हमारे दरबार में दखल नहीं है। पवित्र आत्माएं, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र चित्त, वही हमारे दरबार में दखल पाएंगे, हमारे दरबार में एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा। मन बहुत बड़ी चीज है।